कुछ अमेरिकन मीडिया कह रही हैं कि क्वाड अलायंस इज डेड। क्या वाकई इंडो पैसिफिक की सबसे चर्चित पार्टनरशिप खत्म हो गई है, या फिर इसके पीछे चल रहा है कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? इस वीडियो में समझेंगे कि इंडिया, चाइना और पूरे रीजन की पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है और क्यों क्वाड का फ्यूचर इतना ब्लीक नहीं जितना दिख रहा है। अब बात करते हैं क्वाड अलायंस डिबेट की असली कहानी की। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 बड़े इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रैटेजिक ग्रुप। इसका मकसद है एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाना, जहां रीजनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम फ्रीडम को प्रमोट किया जाए, खासकर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बीच। लेकिन 2025 में कुछ अमेरिकन मीडिया हेडलाइंस ने कहा, द क्वाड इज डेड। सोशल मीडिया पर यह डिबेट वायरल हो गई। क्या वाकई अलायंस कमजोर पड़ गया है? हकीकत यह है कि क्वाड अब भी मौजूद है। मिनिस्टीरियल मीटिंग्स और मलाबार एक्सरसाइजेस जैसी जॉइंट एक्टिविटीज चल रही हैं। असल सवाल है, क्या ये ग्रुप फिर से एक्टिव होगा? क्योंकि अगर क्वाड कमजोर हुआ तो चाइना का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर ये मजबूत हुआ तो इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक में और भी सेंट्रल बन जाएगा। मीडिया की नजर में क्वाड की कहानी अब कुछ यूं है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। मतलब पुराना क्वाड शायद अपना असर खो चुका है, लेकिन एक नया रूप उभर रहा है इंडो पैसिफिक में। अब एक्सक्लूसिव क्वाड समिट्स या बड़े मीटिंग्स कम दिखते हैं। 2025 में बस कुछ ही बार मिनिस्टर्स मिले, वो भी साइड इवेंट्स पर। वहीं दूसरी तरफ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे नए ग्रुपिंग्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये किसी एंड का नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन फेज का संकेत है। यूएस की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी और G2 टॉक्स विद चाइना ने इक्वेशन को जरूर बदला है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। क्वाड शायद फिर से नए अवतार में वापसी करे। अब बात करते हैं लीडरशिप के असर की, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऊपर बैठा इंसान ही पूरा नैरेटिव बदल देता है। कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर ने टोन पूरी तरह बदल दी है। अब फोकस है इंडिया से रिश्ते सुधारने और यूएस पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करने पर। फ्री ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू हुए हैं और डिफेंस डील्स में भी कनाडा अब अमेरिकन इक्विपमेंट से परे नए ऑप्शंस देख रहा है, ताकि फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। वहीं यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने पूरी फॉरेन पॉलिसी को हिला दिया है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब अब है कम मल्टीलेटरलिज्म, ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड वॉर्स फिर से छिड़ गए हैं और अलायंसेस पर दबाव बढ़ा है। इन लीडरशिप शिफ्ट्स ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दिया है, और यही बदलाव अलायंसेस जैसे क्वाड की एंगेजमेंट और फ्यूचर डायरेक्शन को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। अब इंडो पैसिफिक में एक नया चैप्टर खुल रहा है, न्यू क्वाड का। इस बार ग्रुपिंग में है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस, लेकिन इंडिया इसमें फिलहाल बाहर है। ये नया फॉर्मेट ज्यादा मिलिट्री फोकस्ड है, खासकर उन देशों के लिए जो सीधे चाइना के सिक्योरिटी प्रेशर में है। इंडिया की अनुपस्थिति बताती है कि हर देश की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज अब अलग दिशा ले रही हैं। पुराना क्वाड डिप्लोमेसी और रीजनल ऑर्डर पर जोर देता था, लेकिन ये नया सेटअप इमीडिएट डिफेंस चैलेंजेस पर फोकस कर रहा है। असल में ये बदलाव दिखाता है कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब ट्रांजिशन में है। अलायंसेस रिजिड नहीं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से रिकैलिब्रेट हो रहे हैं, और यही फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स की नई पहचान बनेगी। अब अगर इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी टेंशन की बात करें, तो उसकी जड़ है चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस। साउथ चाइना सी में चाइना ने अपने 9 लाइन के जरिए करीब 90% एरिया पर दावा जताया है, जो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूने जैसी देशों के वाटर्स से टकराता है। चाइना सिर्फ दावा ही नहीं कर रहा, वो वहां आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिट्री बेसिस भी खड़ा कर रहा है। स्प्रैटली और पैरासल आइलैंड्स में उसकी एक्टिविटी ने पूरे रीजन को अलर्ट पर डाल दिया है। अब नतीजा यह है कि रीजनल पावर्स जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज अपनी नवल प्रेजेंस बढ़ा रही है, ताकि चाइना की एक्सपांशन को रोका जा सके। यही वजह है कि नया क्वाड फॉर्मेट ज्यादा डिफेंस ओरिएंटेड बनता जा रहा है, जबकि इंडिया अपनी अलग सेल्फ रिलायंट रणनीति के साथ थोड़ा दूरी बनाए हुए है। इंडो पैसिफिक का ये पावर गेम अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि हार्ड सिक्योरिटी कैलकुलस बन चुका है। 2025 में यूएस चाइना G2 स्ट्रैटेजी ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पूरा गेम बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर इसे अपनाया है।
एक ऐसा मॉडल जहां यूएस और चाइना मिलकर ग्लोबल अफेयर्स को मैनेज करें। मकसद है टेंशन कम करना, ट्रेड स्टेबलाइज करना और कुछ मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना, जैसे रेयर अर्थ सप्लाई और फेंटनल कंट्रोल। लेकिन इंडो पैसिफिक में इसका असर बढ़ा है। जापान, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे पार्टनर्स को लग रहा है कि अब यूएस मल्टीलेटरल अलायंसेस जैसे क्वाड से थोड़ा पीछे हट रहा है। चाइना इसे अपने ग्लोबल स्टेटस की पहचान मान रहा है, लेकिन असलियत यह है G2 एक पॉज है, पार्टनरशिप नहीं। राइवलरी अब भी जिंदा है, बस उसका शेप फिलहाल बदल गया है। 2025 में इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति कुछ जटिल है। एक तरफ यूएस पॉलिसी में उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा घटा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत पहले से भी ज्यादा बनी हुई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के टैरिफ्स लगाए, जिससे ट्रेड टेंशन्स बढ़े और रिश्तों में ठंडक आई। लेकिन इसके बावजूद अक्टूबर 2025 में दोनों देशों ने 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया, जो दिखाता है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया अब भी एक प्रायोरिटी पार्टनर है। इंडिया की मल्टीपोलर डिप्लोमेसी वेस्ट, रशिया और चाइना के बीच संतुलन बनाने की उसे और भी स्ट्रैटेजिक लेवरेज देती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर अमेरिका ने ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच जारी रखी तो इंडिया अपने रास्ते खुद बनाएगा और इंडो पैसिफिक में उसकी इंडिपेंडेंट पावर स्टेटस और मजबूत होगी। तो अब सवाल यह है, क्वाड का फ्यूचर क्या है? सच कहे तो तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन उम्मीद जरूर बाकी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज और इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन्स ने ट्रस्ट को थोड़ा कमजोर किया है। फिर भी अमेरिका क्वाड को पूरी तरह छोड़ नहीं रहा। अब फोकस है फ्यूअर बट हाई इंपैक्ट एरियाज पर, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक, इकोनॉमिक रेजिलियंस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स। हालांकि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और उसकी मल्टीपोलर डिप्लोमेसी इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती है, फिर भी इंडिया इस फ्रेमवर्क की कोर स्ट्रेंथ बना हुआ है। सबसे बड़ा फैक्टर अब चाइना की अगली चाल होगी। अगर वो ताइवान या साउथ चाइना सी में अग्रेशन बढ़ाता है तो क्वाड अपने डिफेंस और कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करेगा। निचोड़ ये है, क्वाड मरा नहीं है, बस ट्रांजिशन फेज में है, और अगर मेंबर्स ने टाइमिंग सही पकड़ी तो यही अलायंस इंडो पैसिफिक की पीस और बैलेंस का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी अब एक नए दौर में है और क्वाड की चेंजिंग रोल इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है। शुरू में ये एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस का, जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की सोच लेकर आया था। लेकिन अब ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप बन चुका है। अब क्वाड सिर्फ नवल ड्रिल्स तक सीमित नहीं, इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, साइबर रेजिलियंस और हेल्थ कोऑपरेशन जैसे नए पिलर्स जुड़ चुके हैं। इसका मकसद है छोटे देशों की कैपेसिटी बढ़ाना और रीजनल बैलेंस बनाए रखना, ताकि कोई भी पावर दूसरों पर हावी ना हो सके। हाँ, चैलेंजेस अब भी हैं, अलग अलग थ्रेट परसेप्शंस, यूएस इंडिया टेंशंस और अनसर्टेन कमिटमेंट्स, लेकिन फिर भी क्वाड इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का एक सेंट्रल पिलर बना हुआ है। और अगर मेंबर नेशंस ने अपनी प्रायोरिटीज को सिंक किया तो यही पार्टनरशिप आने वाले दशक की स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन की सबसे मजबूत नींव साबित हो सकती है। आगे का रास्ता क्वाड के लिए आसान नहीं है, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। 2025 के ताजा विश्लेषण बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर का न होना, मेंबर्स के बीच स्ट्रैटेजिक और रिसोर्स गैप्स, और चाइना को लेकर अलग अलग नेशनल प्रायोरिटीज। फिर भी उम्मीद की किरण है। अब फोकस है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल रेजिलियंस पर। यूएस ने तो स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट जैसा कदम भी प्रस्तावित किया है, ताकि ये ग्रुपिंग और इंस्टीट्यूशनल बने और इमर्जिंग थ्रेट्स से बेहतर तरीके से निपट सके। आखिरकार क्वाड का फ्यूचर इस बात पर टिका है कि ये अलायंस चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस और चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के बीच कितना अडेप्टेबल और यूनाइटेड रह पाता है। अगर मेंबर्स ने ट्रस्ट बनाए रखा और रियल रिजल्ट्स दिखाए तो क्वाड सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी का सबसे मजबूत फाउंडेशन बन सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को, जहां हम हर हफ्ते ग्लोबल अफेयर्स को सिंपल और स्मार्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।